हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज ऑन टिप्स। तो आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन ऑफ चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, इस चैप्टर की मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इसी चैनल पर पूरी कंप्लीट करवा दी है। आप चाहें तो आप उसको गो थ्रू करके आइए एंड देन ये क्वेश्चंस लगाइए, आपके 100% कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन में क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो आज हम करेंगे टॉपिक वाइज क्वेश्चन एंड आई एम श्योर कि जो क्वेश्चंस हम करेंगे टॉपिक वाइज, इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक 1.1 फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई P2V इन द फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको ये सारे के सारे फिगर्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं और आपको फिर ऑप्शन सेलेक्ट करके टिक कर देना है। सबसे पहला ये वाला हमारा है पेटल, दिस इज़ द एंथर, दिस इज़ द फिलामेंट, दीज आर योर पेटल्स। दिस टॉप मोस्ट पार्ट इज द स्टिग्मा, ये वाला इज द स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी। ठीक है, एंड देन यू कैन सेलेक्ट द ऑप्शन एंड ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नॉन एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स। नॉन एसेंशियल पार्ट्स क्या होते हैं हमारे फ्लावर के? जो हमारे नॉन एसेंशियल पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, वो होते हैं आपके सेपल एंड पेटल। नेक्स्ट, साइंस ऑफ कल्टिवेशन, ब्रीडिंग, मार्केटिंग, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज फ्लोरिकल्चर। इसको क्या बोलते हैं आप? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, पेज भी यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है आपके लिए, तो आप यहाँ जा करके अगर आपके क्वेश्चन कोई रॉन्ग होते हैं, सो यू कैन रीड दैट एनसीईआरटी पेज एंड यू कैन क्लियर योर डाउट फ्रॉम देयर। ओके, तो हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दैट इज़ 1.2 प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। उसका हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द स्टेमेन रिप्रेजेंट। स्टेमेन क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका माइक्रोस्पोरोफिल। नेक्स्ट, डाइथिकस एंथर कंसिस्ट ऑफ। जो हमारा एंथर होता है वो आपका डाइथिकस होता है, उसमें क्या होता है, कितने आपके माइक्रोस्पोरेंजा होते हैं और ईच लोब में क्या होता है? तो देयर आर 4 माइक्रोस्पोरेंजा, 2 इन ईच लोब। ठीक है, नेक्स्ट, एंथर इज जनरली, एंथर आपका कैसा होता है? टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। नेक्स्ट, टेप्टम इज फाउंड इन। टेप्टम कहाँ मिलता है? आपका एंथर में ही मिलता है। विच फंक्शन ऑफ टेप्टम इज करेक्ट। इसमें आपको बताना है कि जो टेप्टम होता है हमारा, उसका क्या फंक्शन होता है? प्रिवेंट पोलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट टू द इनर साइड ऑफ द एंथर, डेहिसेंस ऑफ द एंथर, गाइड द एंट्री। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन का हमारा काम होता है टेप्टम का। इन एंजियोस्पर्म वेरियस स्टेजेस ऑफ रिडक्शनल डिवीजन कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन इन यंग एंथर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजा इज करेक्ट। माइक्रोस्पोरेंजा के बारे में क्या क्या आपका यहाँ पर सही है वो आपको बताना है। माइक्रोस्पोरेंजा जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। सबसे आउटर इज द एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, देन टेप्टम। ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आउटर 3 लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस ऑफ द एंथर। ये भी हमारा सही है। सेल ऑफ द टेप्टम अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर। नो, टेप्टम के सेल नहीं जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारा जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ब्लर है बट आप मैनेज कर सकते हैं आई थिंक। ठीक है, द एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल्स। हमारे जो एंथर होते हैं उसमें 4 वॉल लेयर्स होती हैं, है ना। वेयर, अब बताओ क्या है? कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल लेयर्स वेयर टेप्टम लाइक जस्ट इनर टू द एंडोथीशियम। टेप्टम जो होता है वो सबसे आउटर लेयर होती है आपकी एपिडर्मिस। ठीक है, उसके अंदर होती है आपकी एंडोथीशियम, फिर आती है आपकी मिडिल लेयर एंड देन आती है आपकी टेप्टम। तो क्या बोला है? टेप्टम लाइक जस्ट इनर टू एंडोथीशियम। ठीक है, टेप्टम जो होती है वो जस्ट आपका एंडोथीशियम के अंदर होती है। नो, टेप्टम जस्ट इनसाइड किसके होती है? आपकी मिडिल लेयर के। मिडिल लेयर लाइज बिटवीन एंडोथीशियम एंड टेप्टम। मिडिल लेयर, यस, मिडिल लेयर जो होती है वो आपका एंडोथीशियम और टेप्टम के बीच में प्रेजेंट होती है। कि आपकी लाइन सही है। एंडोथीशियम लाई इनर टू द मिडिल लेयर। एंडोथीशियम जो होता है वो आपका मिडिल लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। नहीं, एंडोथीशियम जो होता है वो मिडिल लेयर के बाहर प्रेजेंट होता है। देन टेप्टम लाइज नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस। नहीं, सब एपिडर्मिस के अंदर हमारा क्या आता है? आपका एंडोथीशियम आता है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फंक्शन ऑफ पार्ट एक्स, जो आपका पार्ट एक्स है उसका जो है फंक्शन वो क्या है? जो हमारा पार्ट एक्स लेबल क्या है? ये क्या है? आपका टेप्टम है। क्या है? टेप्टम है। जब आप अपनी एनसीईआरटी का डायग्राम खोल के देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये क्या है? आपका टेप्टम है और इसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट हमारा है द गिवन डायग्राम शो माइक्रोस्पोरेंजा ऑफ द मिच्योर एंथर, आइडेंटिफाई A, B एंड C। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि A क्या है, B क्या है और C क्या है आपका। ठीक है, तो देखिए, तो A जो है वो आपका है एंडोथीशियम, दैट इज द आउटर लेयर जो होती है, मतलब आउटर इज द एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर वाली जो है वो एंडोथीशियम। तो एंडोथीशियम देख रहे हैं यहाँ पर। देन जो हमारा B वाला पार्ट दिखा रहा है ये हमारा मिडिल लेयर को दिखा रहा है और जो हमारे ये अंदर सबसे C वाला पोर्शन है ये हमारा दिखा रहा है टेप्टम को। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हाउ मेनी पोलन मदर सेल शुड अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 64 पोलन ग्रेन्स। तो अगर आपको 64 पोलन ग्रेन्स आपको फॉर्म करने हैं तो आपका कितना आपके जो हमारे मियोटिक डिवीजन होंगी वो आपके रिक्वायर्ड होंगी, ये आपसे पूछा होगा। तो कितने आपको मियोटिक डिवीजन करने पड़ेंगे? देखो, जब मियोसिस होती है तो आपके 4 पोलन ग्रेन फॉर्म होते हैं। ठीक है, जब आपकी 1 मियोसिस होती है तो आपके 4 पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं। तो आपको बोल रहा है 64 फॉर्म करने हैं, तो कितनी आपकी मियोसिस लगेंगी? तो 64 डिवाइडेड बाय 4 एंड द आंसर विल बी योर 16। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 16 हो जाएगा। तो हमारे 16 आपको मियोटिक डिवीजन करनी पड़ेगी। ठीक है,
उसके बाद हाउ मेनी मेयोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 पोलन ग्रेन्स। अगर आपको कितनी मेयोटिक डिवीजन करनी पड़ेगी अगर आपको 100 पोलन ग्रेन फॉर्म करने हैं, तो एक मेयोटिक डिवीजन से हमारे 4 पोलन ग्रेन फॉर्म होते हैं। तो अगर आपको 100 पोलन ग्रेन फॉर्म करने हैं तो आपको कितनी मेयोटिक डिवीजन करनी पड़ेंगी, 100 डिवाइडेड बाय 4 एंड यू विल गेट द आंसर दैट इज द 25। ठीक है, तो 25 मेयोटिक डिवीजन आपको करनी पड़ेंगी। आगे देखिए, रेफर टू द गिवन फिगर, आइडेंटिफाई द लेबल्ड पार्ट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको ये लेबलिंग वाले पार्ट्स आपको यहाँ पर जो है उनको नाम बताओ और फिर नीचे जो हमारी लेबलिंग दी है उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या सही है, मतलब क्या इनकरेक्ट है। यहाँ पर देखो क्या इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। ये जो हमारा क्यू है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो हमारा है ये आपके पोलन सेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका पोलन सेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये आर वाला पार्ट है ये आपका फिलामेंट या फिर आपका स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर वाला पार्ट। ठीक है, दिस इज योर पोलन ग्रेन्स, दिस इज योर पोलन सैक एंड दिस इज द फिलामेंट। अब आपको बोला कि बताओ क्या गलत बोल रहा है। पी एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड इन क्यू। तो वो बोला है कि जो आपका पी होता है वो क्या होता है, आपका लॉन्गिट्यूडनल। पी एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एंथर एंड आर पैक्ड इन क्यू। तो यहाँ पर पी क्या है, आपका पोलन सेक्स। ठीक है, तो बोला है कि आपसे कि पोलन सेक्स एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड पैक्ड इन क्यू, दैट इज पैक्ड विथ पोलन ग्रेन्स। क्या ये आपके पैक्ड होते हैं विद द पोलन ग्रेन, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। और जब आप अपनी एनसीईआरटी में इसको देखेंगे तो आपको पेज नंबर 5 में ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको पेज नंबर 5 में इसको देखोगे। ठीक है, जो हमारा आपका फर्स्ट पैराग्राफ के बाद जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है उसके नीचे आपके 4 लाइन्स हैं, उनमें आपको लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा है दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद द पोलन ग्रेन्स। ठीक है, नेक्स्ट आर इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉक अटैच टू प्रॉक्सिमली टू द थैलेमस और द पेटल। तो आर इज द फिलामेंट। हाँ, तो आर जो होता है फिलामेंट होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉक होती है जो कि आपका प्रॉक्सिमली थैलेमस या फिर पेटल से अटैच होती है। ये सही बिल्कुल बात है। क्यू रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। क्यू क्या है, आपका पोलन ग्रेन्स है और क्यू रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को, तो ये भी सही बात है। तो नन ऑफ दिस, तो सारे ही क्या है आपके करेक्ट हैं, कोई भी आपका इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर रिप्रेजेंट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका माइक्रोस्पोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमारा गिवन फिगर है इट इज रिप्रेजेंटिंग माइक्रोस्पोर। ठीक है, आगे मेच्योर पोलन ग्रेन्स आर। मेच्योर पोलन ग्रेन्स का डायमीटर बताओ कितना है, 25 to 15 माइक्रोमीटर। एंड कितनी लेयर्स होती हैं, 2 होती हैं। क्या क्या होते हैं, एक्साइन एंड इंटाइन। वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटीरियल प्रेजेंट इन द एक्साइन। एक्साइन लेयर में कौन सा आपका बायोलॉजिकल मटीरियल प्रेजेंट होता है जो कि नॉन डिग्रेडेबल होता है, दैट इज द स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ द पोलन एक्साइन। इट कैन बी डिग्रेडेड बाय द एक्शन ऑफ। तो आपको बताना बोल रहा है कि पोलन जो होता है मतलब जो एक्साइन लेयर होती है इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। आप इसको डिग्रेड करवाना चाहें तो कैसे करवाएंगे, तो एंजाइम से करवा सकते हैं, नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड से भी नहीं, टेम्परेचर से भी नहीं, नन ऑफ दिस। कोई ऐसा हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर या फिर कोई भी हमारी ऐसी एंजाइम वगैरह नहीं है जिससे आप स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड करवा सकें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पोरोपोलिनिन इज इनकरेक्ट। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, सही बात है। स्पोरोपोलिनिन इज वन ऑफ द रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, सही है। एक्साइन हैज एपरेटस दैट इज कॉल्ड जंप पोर वेयर स्पोरोपोलिनिन इज प्रेजेंट नहीं, एब्सेंट। ठीक है, जंप पोर वहाँ पर क्या होती है, हमारी जो स्पोरोपोलिनिन होती है वो क्या होती है, आपकी एब्सेंट होती है। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंटाइन लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में जो हमारी इंटाइन लेयर होती है उसमें क्या नहीं होता, तो इंटाइन में हमारे सेलुलोज प्रेजेंट होता है, पैक्टिन भी प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट नहीं होता, आपका स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं होता हमारी इंटाइन की लेयर में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि आपके कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, द एक्साइन इज थिन एंड कॉन्टिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। तो एक्साइन क्या आपकी थिन होती है, जी नहीं, एंजाइन जो एक्साइन होती है वो ना ही थिन होती है और ना ही आपकी सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। द हार्ड आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड एज एक्साइन। तो हमारी जो आउटर लेयर होती है वो कैसी होती है, आपकी हार्ड होती है और स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। स्पोरोपोलिनिन इज प्रेजेंट एट द जंप पोर, नहीं, जंप पोर के पास स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट, क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरिया ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। तो एक्साइन क्या आपका एक फैसिनेटिंग एरिया ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन हमारी रिप्रेजेंट करती है, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो उसका ऑप्शन नंबर बी एंड डी अलोन आर करेक्ट। तो बी और डी जो है वो आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 क्वेश्चन है आपका। आउटर एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। जो आपकी आउटर लेयर होती है एक्साइन वो किसकी बनी है, स्पोरोपोलिनिन की बनी है, जी। इनर इंटाइन इज पैक्टोसेलुलोजिक इन नेचर, मतलब पैक्टिन और सेलुलोज की बनी है, तो जी बिल्कुल बनी है इनर वाली लेयर। जनरेटिव सेल इज बिगर कंटेनिंग एबंडेंट फूड रिजर्व, नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि बोल रहा है आपसे कि जनरेटिव सेल जो होता है वो बिगर है। ये लाइन हमारी वेजिटेटिव सेल के लिए थी कि वेजिटेटिव सेल इज बिगर एंड हैज़ एबंडेंट फूड रिजर्व।
ठीक है। वेजिटेटिव सेल इज स्मॉल, नो नो नो, ये क्या है जनरेटिव सेल, यहाँ पर क्या आना चाहिए था जनरेटिव सेल, यहाँ पर आना था वेजिटेटिव, तभी सही होता। तो हमारे ये वाला और ये वाला क्या है गलत हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 and 4 आर नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पूछा ना, तो नॉट ट्रू कौन है हमारे, ऑप्शन नंबर 3 and 4 ओनली। नेक्स्ट, सेल दैट फाउंड इन द पोलन ग्रेन व्हेन इट इज शेड एट 3 सेल स्टेज, जब 3 सेल स्टेज में आपका शेडिंग होती है तो क्या क्या होती है, एक होता है आपका वेजिटेटिव सेल और 2 होते हैं आपके मेल गैमीट में। 2 मेल गैमीट मतलब क्या है कि जो आपका एक जनरेटिव सेल है वो आपका 2 मेल गैमीट में टूट जाता है ना, तो 2 मेल गैमीट में टूट गया तो आपका क्या हो गया 3 सेल स्टेज बन गई। डैश ऑफ द पोलन ग्रेन डिवाइड टू फॉर्म 2 मेल गैमीट, आपके कौन से पोलन ग्रेन जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं ताकि 2 मेल गैमीट बने, जनरेटिव सेल डिवाइड करते हैं। इन फुली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट द नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई इज, फुली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट में आपके कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, आपके 3 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ड्यू टू द पोलन एनर्जी, तो पार्थीनियम जिसको हमने बोला कैरेट ग्रास जो कि हमारा वीट के साथ इंपोर्ट हुआ था इंडिया में, वो आपका एलर्जी कॉज कर देता है, ऑफ द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज कर देता है, ठीक है। आगे देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, अब आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। द वाइबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, तो हमने देखा था कि जो हमारे फैक्टर्स हमें एनसीईआरटी में मेंशन है वो भी यही है कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है टू सम एक्सटेंट। और सेकंड स्टेटमेंट, ये तो स्टेटमेंट सही होगी 1, सम मेंबर्स ऑफ द सोलेनेसी लेग्यूमिनेसी लूज वाइबिलिटी विद इन द 30 मिनट ऑफ द रिलीज, तो हमारे क्या होता है कुछ मेंबर जो होते हैं हमारे सोलेनेसी और लेग्यूमिनेसी के, वो बोल रहे हैं कि 30 मिनट में अपनी वाइबिलिटी लूज कर देते हैं। क्या आपने ऐसा पढ़ा था? नहीं, हमने पढ़ा था कि इनकी जो वाइबिलिटी होती है वो किसके लिए होती है, फॉर मंथ होती है, ठीक है। यहाँ पर 30 मिनट की जगह अगर मंथ्स होता तो ये हमारा सही हो जाता, लेकिन हमारा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। आगे चलिए, रेफर टू द गिवन फिगर ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द पेपेवर, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, तो आपको यहाँ पर हमें एक पेपेवर का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। पेपेवर में कौन सा अरेंजमेंट दिख रहा है आपको, सिनकार्पस दिख रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना सिनकार्पस और एपोकार्पस। सिनकार्पस क्या होता है, जब आपकी जो हमारे आपके जो पिस्टल्स होते हैं वो कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं, है ना। यहाँ पर पिस्टल कैसे हैं आपके, फ्यूज हैं, तो ये क्या हमारा आपका सिनकार्पस कंडीशन आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो सिनकार्पस कंडीशन का हमारा एग्जाम्पल था पेपेवर, तो आपको बताना है कि ये क्या है, तो बताओ क्या है। तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है स्टिग्मा को, है ना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्टिग्मा, एक्स वाला पार्ट क्या है आपका स्टिग्मा, और जो आपका वाई वाला पार्ट है वो क्या दिखा रहा है आपका सिनकार्पस ओवरी, ठीक है। दिस इज द सिनकार्पस ओवरी एंड दिस इज द स्टिग्मा। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट ए बी सी एंड डी इन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो फिर आपका ये हमारा एक एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम दे रखा है, आपको ए बी सी डी करके नेम बताना है कि कौन क्या है, ठीक है। तो हमारा जो ए है ये क्या है आपका माइक्रोपाइल, क्या है आपका ए जो है वो है आपका माइक्रोपाइल, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये बी है ये क्या है आपका न्यूसिलस, बी क्या है न्यूसिलस, सी इज़ द एम्ब्रियोसैक, सी क्या दिखाया है एम्ब्रियोसैक, एंड डी इज द चेलेसलेंट। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, ए इज द माइक्रोपाइल, बी इज द न्यूसिलस, सी इज द एम्ब्रियोसैक एंड थर्ड लास्ट वन इज द डी इज द चेलेसा। आगे देख चलते हैं, न्यूसिलस इज एनक्लोज बाय, न्यूसिलस को कौन एनक्लोज करके रखता है, आपके इंटेगुमेंट्स एनक्लोज करके रखते हैं हमारे न्यूसिलस को। Read the given statement and select the correct option. The ovule is a small structure attached to the placenta by a stalk that is called as funicle. तो ovule क्या होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर होता है that is attached by the placenta by a stalk that is called as funicle, बिल्कुल सही बात है। The cavity of the ovule is known as locule, तो हमारी जो कैविटी प्रेजेंट होती है हमारे ओव्यूल में उसे आप बोलते हैं लोक्यूल, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय अ मीन ऑफ अ स्टॉक दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं आप स्टॉक को, जो आपका प्लेसेंटा होता है वो आपका जुड़ा हुआ होता है ना ओव्यूल से बाय अ स्टॉक दैट इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल, उसे आप बोलते हैं फ्यूनिकल। बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द डैश, मतलब फ्यूनिकल इन अ रीजन दैट इज कॉल्ड एज हाइलम। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, तो एक्स इज द फ्यूनिकल एंड वाई इज द हाइलम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मेगास्पोरेंजियम अलॉन्ग विद द प्रोटेक्टिव इंटेगुमेंट इज कॉल्ड एज, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात आ गई है, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम अलॉन्ग विद द प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड एज ओव्यूल, क्या बोलते हैं आप उसे, ओव्यूल बोलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। द ओव्यूल इज अटैच टू द प्लेसेंटा बाय अ मीन ऑफ अ स्टॉक दैट इज कॉल्ड फिलामेंट, नो गलत है, ठीक है। बाय मीन ऑफ अ स्टॉक दैट इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। द ओव्यूल फ्यूजेस विद अ स्टॉक इन अ रीजन दैट इज कॉल्ड एज हाइलम, तो ओव्यूल जो होता है वो आपका फ्यूज करता है विद अ स्टॉक इन अ रीजन दैट इज कॉल्ड एज हाइलम, तो ये तो हमारी सही बात है कि हाइलम जो हमारा स्टॉक होता है उससे फ्यूज करता है और उस रीजन को हम बोलते हैं हाइलम। द टू प्रोटेक्टिव एनवेलप्स ऑफ द ओव्यूल आर कॉल्ड एज इंटेगुमेंट, जो हमारे टू प्रोटेक्टिव एनवेलप होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं आप, इंटेगुमेंट्स बोलते हैं। द स्मॉल ओपनिंग इन द टिप ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड एज जंपोर, नहीं जंपोर नहीं कहते हैं, उसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है, माइक्रोपाइलन कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए था आपका, हमारी जो फ्यूनिकल होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल, ये वाला तो सही है एंड ये वाला भी सही है एंड दिस वन इज गलत बिकॉज यहाँ पर क्या आना चाहिए था माइक्रोपाइल, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको फिर से लेबलिंग पूछिए कि लेबलिंग बताइए, तो ए क्या है आपके एंटीपोडाल्स, ठीक है, इनकी प्लॉइडी क्या होती है आपकी एन, दे आर हैप्लॉइड, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका बी दे रखा है ये क्या है आपके सिनर्जिट्स, क्या है बी सिनर्जिट्स, ठीक है।
उसके बाद जो आपको ये सी वाला पोर्शन है ये है आपका एक्सेल, क्या है ये आपका एक्सेल है, और जो आपका डी वाला है दैट इज़ द फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है, जो आपको गाइड करता है किसको, पोलन ट्यूब को। तो वही है एंटीपोडल्स, सिनर्जिड्स, एग और आपका फिलीफॉर्म एपरेटस। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिकॉर्डिंग द प्लॉइडी लेवल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजियोस्पर्म ऑफ द ओव्यूल। तो आपको प्लॉइडी लेवल बताना है। तो आपका जो न्यूक्लियस होता है वो आपका 2n होता है, ठीक है, दैट इज डिप्लॉयड होता है। मेगास्पोर मदर सेल जो होते हैं वो आपके डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन जो आपका मेगास्पोर बनते हैं वो कैसे हो जाते हैं, आपके हैप्लॉयड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर, जिसको मैंने बोला कि मेगास्पोर है ना, तो वो कैसा होता है आपका हैप्लॉयड होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस और मेगास्पोर मदर सेल जो होते हैं दोनों ही हमारे डिप्लॉयड होते हैं, दैट इज 2n होती है इनकी प्लॉइडी, और जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो क्या होता है आपका हैप्लॉयड होता है, दैट इज n, ठीक है। तो अब डिप्लॉयड हैप्लॉयड समझ में आया ना। डिप्लॉयड मतलब होता है आपका 2n, दैट इज द प्लॉइडी लेवल बता रही हूँ, और हैप्लॉयड मतलब होता है आपका n, दैट इज हैप्लॉयड जिसको बोलते हैं वो n, और डिप्लॉयड मतलब 2n, ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें से सही नहीं है। पोलन ग्रैन कैन बी रिलीज फ्रॉम द एंथर एट द 2 सेल स्टेज, तो हाँ हो सकते हैं। 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म जो होता है ऐसा ही करते हैं। स्पोरोजिनस सेल रिप्रेजेंट द मेगास्पोर मदर सेल, तो आपका जो स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं वो आपका मेगास्पोर मदर सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यस MMC को रिप्रेजेंट करते हैं। मेगास्पोर डिवाइड ट्वाइस टू फॉर्म 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, तो बोल रहा है कि मेगास्पोर जो होता है वो ट्वाइस आपका क्या करेगा, डिवाइड करेगा ताकि वो 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनाए। नो, ये गलत बात हो गई। एग एंड सिनर्जिड ऑलवेज लाइट नियर द माइक्रोपाइल एंड ऑफ द ओव्यूल, तो एग्स और सिनर्जिड जो होंगे वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे माइक्रोपाइल एंड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे जो डायग्राम हमने ऊपर देखा था ना, तो देखो ये वाली एंड जो है ये नीचे वाली ना, इसको आप बोलेंगे माइक्रोपाइल एंड, यहाँ पर क्या है माइक्रोपाइल, और जो हमारे जहाँ पर यहाँ पे एंटीपोडल्स होते हैं यहाँ पर क्या है आपके चलेजल एंड है, क्या है चलेजल एंड है, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो A-B-C, ठीक है। तो एंटीपोडल जो होते हैं वो आपके बेस वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और बेस वाला पार्ट को आप बोलते हैं चलेजल, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। आगे आते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द प्लॉइडी लेवल ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये तो वाला तो हो गया था। अब नेक्स्ट ये भी हो गया था, ये वाला भी हो गया था, ठीक है। 40, द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई इन अ ट्रिपिकल मैच्योर एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक इज, तो आपका जो अरेंजमेंट होता है न्यूक्लियाई का वो कैसा होता है 3 2 3। अब 3 2 3 कैसे होता है, 3 न्यूक्लियाई आपके एंटीपोडल से प्रेजेंट होते हैं, 2 न्यूक्लियाई कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे सिनर्जिड्स में, है ना। नो मतलब 2 न्यूक्लियाई हमारे सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होते हैं, और जो ये 3 वाले हैं ये कैसे बटे आपके, 2 जो हमारे सिनर्जिड से आते हैं और एक जो हमारा एक्सेल से आता है वो ऐसे करके, तो 2 + 3 + 2 + 3 ऐसे करके इसका अरेंजमेंट है, ठीक है। एक बार यहाँ पे दिखा लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो हमारे एंटीपोडल्स हैं इनमें क्या है आपके 3 सेल्स प्रेजेंट है। उसके बाद जो हमारे सेंट्रल सेल है यहाँ पर क्या है हमारे 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे यहाँ पर 3 सेल्स प्रेजेंट, 3 मतलब कि 1 याला 2 सिनर्जिड्स के हो गए और एक हमारा एक्सेल का हो गया। तो ऐसे हमारा 3 + 2 + 3 का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, करेक्ट बताना है, ठीक है। एंडोथीशियम लाई बिलो एपिडर्मिस, तो एंडोथीशियम जो होता है वो आपका एपिडर्मिस के नीचे आता है, जी बिल्कुल सही बात है। एंड ओव्यूल जनरली हैव 2 एम्ब्रियो सैक, एक ओव्यूल में 2 एम्ब्रियो सैक होते हैं, नहीं सिंगल एम्ब्रियो सैक आपका प्रेजेंट होता है। सिनर्जिड्स हैव सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइल टिप्स, जो आपके सिनर्जिड्स होते हैं उनमें क्या होती है आपकी एक थिकनिंग प्रेजेंट होती है एट द माइक्रोपाइल एंड, बिल्कुल प्रेजेंट होती है। द पॉइंट एट विच द फ्यूनिकल टचेज द ओव्यूल इज कॉल्ड एज चलेजर, नो ये तो गलत बात हो गई कि द पॉइंट एट विच फ्यूनिकल टचेज द ओव्यूल इज कॉल्ड एज हाइलम, क्या बोलते हैं उसको हाइलम, ना कि चलेजा। द फिलीफॉर्म एपरेटस इज प्रेजेंट इन, आपका फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिनर्जिड्स के पास हमारे फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फिलीफॉर्म एपरेटस इन द एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक, क्या वर्क होता है हमारा फिलीफॉर्म एपरेटस का, इट गाइड द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक, अब आपको बताना है ट्रिपिकल जो हमारा एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक होता है वो कैसा होता है, तो वो कैसा होता है आपका 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड एट द मेच्योरिटी, कैसा होता है आपका 8 न्यूक्लिएट्स होते हैं उसमें और 7 सेल्ड होता है एट मेच्योरिटी, ठीक है। तो यही हमें बताना, तो हमने बता भी दिया, इंपॉर्टेंट है हाँ ये वाला क्वेश्चन। द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ ट्रिपिकल डाइकॉट एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन इज, तो फीमेल जो हमारा गैमेटोफाइट होता है वो कितने सेल्ड होता है, सेल कितने प्रेजेंट होते हैं उसमें 7 सेल होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस की बात होगी तो 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 8 न्यूक्लियस होते हैं लेकिन सेल कितने हैं, 7 ही सेल्स होते हैं। ट्रिपिकल एम्ब्रियो सैक इज, अब आपका जो ट्रिपिकल एम्ब्रियो सैक है वो क्या होता है आपका 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन दैट मेक फ्लावर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, क्या क्या कंडीशन होगी कि वो पूरा आपका ऑटोगैमस के जैसी एक्ट करेगा हमारा जो फ्लावर होगा, दैट इज द क्लस्टोगैमस। क्लस्टोगैमस ऐसे फ्लावर होते हैं जो कभी खुलते ही नहीं हैं, ठीक है। इवन इन द एब्सेंस ऑफ द पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन कॉमोलिना, ठीक है। कॉमोलिना जो कि आपका किसका एग्जाम्पल है, क्लस्टोगैमस फ्लावर का एग्जाम्पल है। सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली एंड आइडेंटिफाई द गिवन प्लांट, तो आपको एक गिवन प्लांट आपको बताना है कि किसका है। ऊपर दे रखा है आपको चेस्मोगैमस और नीचे देखा आपको क्लस्टोगैमस, तो ये किसमें देखने को मिलेगा आपको कॉमोलिना में, ठीक है।
आगे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा इसमें से आपका करेक्ट है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड एज ऑटोगेमी, जी बिल्कुल सही है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, प्लांट सेम है बस फ्लावर डिफरेंट हो गया, दैट इज कॉल्ड जिटनोगेमी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसी, दैट इज कॉल्ड जीनोगेमी, बिल्कुल सही बात है। तो सारे ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। द गिवन डायग्राम शोज टू प्लांट्स of the same species. Identify the type of the pollination indicate at P1, P2 and P3। तो आपको बताना है कि P1, P2 और P3 में आपको क्या क्या दिखा रखा है, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है कि अगर आपका सेम ही क्या है कि P1, देखो ये वाला P1 है, P1 में क्या हो रहा है, सेम ही प्लांट है और सेम में ही आपका गिर रहा है, सेम प्लांट का जो पोलन है वो सेम ही प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है, तो इसको आप बोलते हो ऑटोगेमी। दूसरा क्या है, आपका प्लांट तो सेम ही है लेकिन बस फ्लावर जो है वो डिफरेंट हो जा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज जिटनोगेमी। और थर्ड हमारा जो P3 दिखाया है, इसमें क्या है, हमारे दोनों प्लांट क्या हैं, डिफरेंट हैं बट जेनेटिकली, लेकिन स्पीसीज जो है दोनों की क्या है, आपकी सेम हो गई, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ जा रहा है, फ्लावर भी डिफरेंट प्लांट भी डिफरेंट, तो उसको आप बोलोगे जीनोगेमी, ठीक है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर आर, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है कि वो स्मॉल होंगे, लार्ज नंबर ऑफ नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन करेंगे, ये हमारा विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लांट विद ओवरीज हैविंग सिंगल ओव्यूल आर जनरली पॉलिनेटेड बाय, ऐसे प्लांट जिनमें आपकी क्या होती है, ओवरीज हैं विद सिंगल ओव्यूल, ओव्यूल क्या है, सिंगल है, उनको कौन पॉलिनेट करता है, आपका विंड पॉलिनेशन के थ्रू आपका पॉलिनेशन शो करेंगे। द कॉन टेसल फैसिलेट, जो आपके कॉन टेसल्स होते हैं वो क्या फैसिलेट कौन सा पॉलिनेशन करेंगे, जो कॉन टेसल, दैट इज द विंड पॉलिनेशन। थोड़ा सा ब्लर है, मैनेज कीजिएगा, ओके। रेफर टू द गिवन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम फ्लावर, आपको यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं तो आपको इसको बताना है कि किससे कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखो, लाइट एंड नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स होंगे, एक्सर्टेड स्टिग्मा एंड एंथर, लार्ज ऑफन फीदरी स्टिग्मा, कलरलेस, ओडरलेस एंड नेक्टरलेस, ठीक है। कॉमन इन ग्रासेस, तो ऐसा हमें दिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक सारे किसके हैं, आपके विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स के हैं। फीदरी स्टिग्मा अकर इन, किसमें होता है फीदरी स्टिग्मा, आपका मेज के प्लांट में आपका फीदरी स्टिग्मा आपको देखने को मिलता है। पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉमन इन, पॉलिनेशन जो होता है बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय वाटर जो होता है वो किसमें कॉमन होता है, आपके ब्रायोफाइट्स में, बट रेयर इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो वाटर के थ्रू हमारे जो लोअर प्लांट्स होते हैं जैसे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, वो आपका पॉलिनेशन शो करते हैं, लेकिन हमारे जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो रेयर पॉलिनेशन करते हैं बाय वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट, ठीक है। इसमें से कौन सा आपका जो वाटर पॉलिनेटिंग नहीं है बताओ। जोस्टर तो वाटर से पॉलिनेट होगा, हाइड्रिला, वेलिसनेरिया सब वाटर पॉलिनेटिंग है, लेकिन जो मेज है वो हमारा वाटर पॉलिनेटिंग नहीं होता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, इन सी ग्रासेस, जो हमारी सी ग्रासेस होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड, मेल फ्लावर रीचेज द सरफेस बाय अ स्टॉक वाइल द फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड, तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट सही है। यूजुअली वाटर पॉलिनेटिंग फ्लावर प्लांट प्रोड्यूस्ड, जो हमारे वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, देखो, नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन, स्टिकी पोलन ग्रेन, म्यूसिलेजनस कवरिंग उनमें प्रेजेंट होती है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। और रिबन लाइक वो पोलन आपके फॉर्म करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट, दैट इज 3 and 4 आर करेक्ट ऑप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज आर कॉमन टू बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटिंग फ्लावर्स, अब क्या है ऐसा कि कॉमन जो दोनों विंड और वाटर पॉलिनेटिंग में आपको देखने को मिलेगा, तो देखने को मिलेगा जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो आपके लॉन्ग रिबन लाइक होंगे, ऐसा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिल सकता है, पूछना है, ठीक है, अभी आपको बताना है कि इसमें से क्या क्या ऑप्शन सही है। स्टिग्मा जो होगा वो लार्ज और फीदरी होगा, दोनों में ये क्या, ये देखने को मिल सकता है आपको। द फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल, तो ये आपको, ये हमारे साथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि दोनों में ही आपको जो फ्लावर्स होंगे वो आपके कलरफुल नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें तो किसी को अट्रैक्ट करना ही नहीं है। नेक्स्ट, द फ्लावर डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, तो फ्लावर उनके नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, बीज आर डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स, तो ये भी हमने आपको पढ़ाया था जब हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कंप्लीट की थी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन गो टू दैट लेक्चर एंड यू कैन कंप्लीट थ्रू दैट, एंड देन आप जो रिवीजन करेंगे वो इन क्वेश्चंस के थ्रू कीजिए, 100% आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा, 100%, ठीक है। बोथ विंड एंड इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स प्रोड्यूस नेक्टर, तो बोल रहा है कि जो विंड वाले होते हैं वो आपका नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, विंड वाले नहीं करते हैं, इंसेक्ट वाले जो होते हैं वो करते हैं, तो स्टेटमेंट 2 जो होगी वो आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी, स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका करेक्ट है। फ्रेगनेंट फ्लावर विथ वेल डेवलप्ड नेक्टरिस्ट आर एन एडाप्टेशन फॉर, किसके लिए है, आपका इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए होता है। रेफर टू द गिवन स्टेटमेंट, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटिंग फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, तो ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट आपको बताना है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेगनेंट एंड रिच इन नेक्टर, जो आपका इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन करेंगे वो लार्ज होंगे, कलरफुल होंगे, फ्रेगनेंस आएगा उनसे, और रिच इन नेक्टर होंगे, तो ये भी सही बात है। जॉस्टेरा इज अ इंसेक्ट पॉलिनेटिंग, नो, जॉस्टेरा जो होता है वो आपका वाटर के थ्रू पॉलिनेशन शो करता है, तो स्टेटमेंट 3 जो है वो आपका
ओके इनकरेक्ट पूछा है ना, तो स्टेटमेंट 3 ही आपका जो है वो इनकरेक्ट है और सारे के सारे आपके करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्टिकी एंड लार्ज पोलन ग्रेन अट्रैक्टिव कलर्ड फ्लावर आर एसोसिएटेड विद। लार्ज पोलन ग्रेन अट्रैक्टिव फ्लावर्स होंगे, किस में देखने को मिलेगा आपको? इंसेक्ट्स में देखने को मिलेगा। इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन शो करते हैं उनके वाले प्लांट्स में देखने को मिलेगा। ओके, सेलेक्ट दोज प्लांट्स विच आर पॉलिनेटेड बाय वाटर। आपको ऐसे बताना है जो आपका पॉलिनेशन करते हैं वाटर के थ्रू। ठीक है, तो वाटर हाइसिंथ जो होता है वाटर के थ्रू नहीं करता, भले ही आपको लग रहा होगा कि वाटर हाइसिंथ नाम लग रहा है ना वाटर, बट जो वाटर हाइसिंथ होता है वो हमारा इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन शो करता है। ठीक है, जॉस्टेरा जो होता है वो हमारा वाटर के थ्रू करता है, एमोर्फोफाइलस जो होता है वो भी हमारा इंसेक्ट के थ्रू ही करता है, वेलिस्नेरिया वाटर के थ्रू करता है, जॉस्टेरा भी वाटर के थ्रू, और यूकाका जो होता है ये तीनों ही हमारे इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन शो करते हैं। ये दोनों जो होता है ये आपका वाटर के थ्रू करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप्ड सर्टेन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सच आउटब्रीडिंग डिवाइस। तो इसमें से कौन सा उसका एग्जाम्पल नहीं है? देखो, चेस्मोगैमस फ्लावर हमेशा एक्सपोज रहता है, जो हमेशा खुले हुए रहते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? जैसे कि इसमें मेल, इसमें ये एक अलग फ्लावर में आपका फीमेल पार्ट होगा और दूसरे फ्लावर में क्या होगा आपका मेल पार्ट होगा, तो दोनों क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में हमारे प्रेजेंट होंगे, प्लांट में प्रेजेंट होंगे, दैट इज द यूनिसेक्सुअल। ठीक है, एक प्लांट में सिर्फ या तो मेल ही होगा या तो फीमेल ही होगा, ये होता है हमारे क्या यूनिसेक्सुअल। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी ये भी क्या है? एक आउटब्रीडिंग डिवाइस है। तो ये तीनों ही हमारे आउटब्रीडिंग डिवाइस है, लेकिन आपके क्लस्टोगैमस फ्लावर होते हैं हमेशा क्या रहते हैं? क्लोज ही रहते हैं, तो इसीलिए क्या है ये हमारा एक आउटब्रीडिंग डिवाइसेस नहीं है जो आपका इनकरेज करेगा किसको? क्रॉस पॉलिनेशन को। ये किसको इनकरेज करेगा? ये डिस्करेज करेगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन को और इनकरेज करेगा आपका सेल्फ पॉलिनेशन को। कौन? आपका क्लस्टोगेमी। तो ये एक आउटब्रीडिंग डिवाइस आपका नहीं कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। इन डेथ कंडीशन बोथ मेल एंड द फीमेल फ्लावर आर बोर्न ऑन द सेम प्लांट एंड आर एग्जाम्पल ऑफ सच फ्लावर। अब बताना है कि आपको क्या है कि जो मेल और फीमेल है वो दोनों आपके सेम ही पेड़ में प्रेजेंट है। ठीक है, सेम ही प्लांट में प्रेजेंट है, दैट इज द मोनोशियस, और आप इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है, जब मेल और फीमेल जो होते हैं वो आपके सेम ही प्लांट में प्रेजेंट होंगे उसे हम बोलते हैं मोनोशियस, और मोनोशियस में आप बोलते हैं उसको कैसा? बाइसेक्सुअल। ठीक है, और अगर आपका जो मेल और फीमेल है वो आपके डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट है उसे आप बोलते हो डायोशियस एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसका एग्जाम्पल है आपका कैस्टर। कैस्टर में आपको ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, जो हमारा पपाया होता है उसमें क्या होता है? वो आपका यूनिसेक्सुअल होता है, उसमें आपका मेल और फीमेल जो होता है वो आपके अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिवेंटेड बाय यूनिसेक्सुअल फ्लावर। आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर से किसको प्रिवेंट करेंगे? ऑटोगैमी को और जिटनोगैमी को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मतलब सॉरी हाँ जी, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होगा वो किसको प्रिवेंट कर सकता है? आपको ऑटोगैमी और जिटनोगैमी दोनों को ही प्रिवेंट करेगा। कौन? आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, यूनिसेक्सुअल समझ में आया ना कि मेल जो पार्ट होगा वो हमारा दूसरे प्लांट में होगा और जो फीमेल पार्ट होगा वो दूसरे प्लांट में होगा। मेल एंड द फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, दैट इज डायोशियस, और यूनिसेक्सुअल आप बोलेंगे इन शॉर्ट्स जिटनोगैमी इन पपाया प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल पार्ट ऑफ द गाइनोशियम डिटरमाइन द कंपैटिबिलिटी नेचर ऑफ द पोलन ग्रेन। तो आपको बताना है कि कंपैटिबिलिटी जो होगी वो हमारी कौन बताएगा? ये वाला देखो स्टिग्मा, ये स्टाइल, फिर ओवरी। ठीक है, तो देखो कंपैटिबिलिटी जो होती है वो हमारी कौन डिसाइड करेगा? आपका स्टिग्मा। ठीक है, अगर स्टिग्मा के लिए स्टिग्मा को लगेगा कि जो ये पोलन है ये उसके लिए कॉम्पेटेबल है तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, पार्ट ऑफ द गाइनोशियम विच रिसीव द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड। अब कौन सा जो हमारा गाइनोशियम का पार्ट होता है वो आपका पोलन ग्रेन को रिसीव करता है? दैट इज द स्टिग्मा। स्टिग्मा ही रिसीव करेगा, अगर स्टिग्मा रिसीव नहीं करेगा तो सेल्फ इनकॉम्पेटेबल स्टिग्मा हम उसको बोल देंगे। ठीक है, इसीलिए जो हमारा स्टिग्मा होता है वो क्या दिखाता है? आपका सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी दिखाता है। इसके बाद हमारा ये फिगर दे रखा है आपको, तो देखो इस फिगर को। रेफर टू द गिवन फिगर ऑफ द एग एपिटस showing the entry of the pollen tube into the synergids. Identify any two parts of which label part is selected with the correct option. तो आपको बताना है कि क्या क्या पार्ट है और लेबलिंग कौन सी सही है। तो ये जो ए वाला पार्ट है ये आपको दिखाया है किसका? सेंट्रल सेल का। ठीक है, उसके बाद जो ये बी वाला पार्ट है ये दिखा रहा है आपको एक्सेल, सी वाला पार्ट दिखा रहा है हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डी हमें शो कर रहे हैं सिनर्जिड्स, ई हमें शो कर रहा है आपका फिलीफॉर्म एपिटस, एफ वाला पार्ट जो है ये शो करता है आपको मेल गेमीट्स, और जी वाला पार्ट शो कर रहा है हमें वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें पूछा है बताओ कि क्या क्या सही कर रहा है। तो बी वाला पार्ट जो है वो क्या दिखा रहा है? हमें एग न्यूक्लियस दिखा रहा है क्या? जी, बी वाला पार्ट हमें एग न्यूक्लियस दिखा रहा है, और एफ वाला पार्ट हमें मेल गैमीट दिखा रहा है। हाँ, दिखा रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो एनसीईआरटी की लेबलिंग्स भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ग्रोथ ऑफ एक्स इज, जो हमारा ये जो एक्स दिखा रहा है यहाँ पे है ना, दैट इज़ द पोलन ट्यूब। ये क्या दिखाया आपको? एक्स जो है वो क्या है? आपका पोलन ट्यूब। तो इसकी जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? आपकी कीमोट्रॉपिक होती है। कैसी होती है हमारी पोलन ट्यूब की ग्रोथ? कीमोट्रॉपिक होती है। ठीक है,
नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन द पोलन ट्यूब यूजुअली एंटर द एम्ब्रियो सैक थ्रू। तो जब आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है तो आपका पोलन ट्यूब जो होती है वो यूजुअली आपका एंटर करती है एम्ब्रियो सैक में। कहाँ से एंटर करती है? थ्रू माइक्रोपाइलेंट। ठीक है, तो पोलन ट्यूब जो होती है वो हमारा माइक्रोपाइलेंट से एंटर करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज अ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। बिल्कुल, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम क्या कर सकते हैं? क्रॉप में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। इमैस्कुलेशन दैट इज द कटिंग ऑफ द एंथर, दैट इज द मेल वाला पार्ट, एंड बैगिंग जो हमारे फीमेल वाले पार्ट, दैट इज द स्टिग्मा में हमारी जो की जाती है, आर नेसेसरी स्टेप ऑफ द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फ्लावर टाइप ऑफ द फीमेल पेरेंट। तो बोल रहा है कि हमें मतलब नहीं रहता कि फ्लावर किस टाइप का है। अगर फ्लावर आपका बाइसेक्सुअल होगा तब तो आपको इमैस्कुलेशन और बैगिंग दोनों करना पड़ेगा, लेकिन अगर फ्लावर आपका यूनिसेक्सुअल है तो आपको सिर्फ उसमें बैगिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सिर्फ उसमें हमें क्या करनी पड़ेगी? बैगिंग करनी पड़ेगी, उसमें हमें मैस्कुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 जो है वो तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 बोल रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फ्लावर। नहीं, फ्लावर डिपेंड करता है किस टाइप का फ्लावर है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। गिवन बिलो आर द इवेंट्स आर ऑब्जर्व इन एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम, अरेंज देम इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको बताना है कि सबसे पहले आप क्या करोगे। तो सबसे पहले आप पेरेंट्स को सेलेक्ट करोगे, जो आपको पेरेंट्स चाहिए। फिर आप क्या करोगे? मेल वाले पार्ट जो है हमारा एंथर, उसको कट करोगे, दैट इज द इमैस्कुलेशन। फिर हम क्या करेंगे? जो हमारा फीमेल वाला पार्ट है उसमें बटर पेपर के थ्रू से कवर कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एज बैगिंग। बैगिंग के बाद आप जो हमारा सूटेबल पोलन ग्रेन्स है फ्रॉम द जो हमारा मेल पेरेंट है उससे आप उसके पोलन को कलेक्ट करेंगे। पोलन कलेक्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे? आप डस्टिंग कर देंगे, है ना, बैगिंग हटा करके डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन कर देंगे ऑन द स्टिग्मा। और उसके बाद फिर से हमारी क्या कर देंगे? रीबैगिंग कर देंगे, फिर से हमारा स्टिग्मा को कवर कर देंगे बाया बटर पेपर। तो ये हमारे क्या रहते हैं? स्टेप्स रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज और 1.3 दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब थोड़े ही क्वेश्चंस बचे हैं, अच्छे से कर लीजिएगा इन्हें। ठीक है, तो देखिए, फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द मेल गैमीट विथ एन एग न्यूक्लियस इज रेफर्स टू एस। ठीक है, थोड़ी सी मुझे पता है कि इसमें इमेज जो है वो क्लियर नहीं है, बट मैं रीड आउट कर रही हूँ, तो आप ऐसे करके आंसर भी दे दीजिए, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। ओके, फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द मेल गैमीट विथ एन एग न्यूक्लियस इज रेफर्स टू एस। जब आपका एक मेल गैमीट आपका फ्यूज़ करेगा एग के साथ, उसे क्या बोलोगे आप? सिनगैमी बोलोगे। क्या बोलोगे? सिनगैमी बोलोगे। ठीक है, और उसको हम जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सिनगैमी या फिर जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, तो बोथ ए एंड बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन द डबल फर्टिलाइजेशन इन एन एंजियोस्पर्म आर। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने आपके इन्वॉल्व होते हैं इन द डबल फर्टिलाइजेशन? तो आपके 5 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। अब आप बोलोगे कि 5 कैसे होते हैं? देखो, 3 हमारे होते हैं जो हमारा जो हमारा क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है ना, या फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोल लो, PEC, या फिर आपका PEN। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है उसमें कितने होते हैं? आपके 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, 3 न्यूक्लियस। और जब सिनगैमी हो जाती है तो आपके कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं? उसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सिनगैमी जब होती है उसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए टोटल हमारे जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें 5 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन में? पहला होता है कि आपका एक मेल गैमीट आता है, वो आपका एग के साथ फ्यूज़ करता है, तो यहाँ पर हमारे 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। और क्या होता है, जो हमारे बीच में 2 पोलर सेल्स थे उनके साथ आकर के एक जो हमारा मेल गैमीट होता है वो इनके साथ आकर के फ्यूज़ करता है, तो यहाँ पर हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म हुआ ये हमारा 3 सेल्ड था, और जो हमारा सिनगैमी हुई दैट इज़ द मेल और हमारा जो एग सेल था वो कंबाइन करके हमारे यहाँ पर 2 न्यूक्लियस थे, तो हमारे टोटल 5 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो गई। ठीक है, तो पूरा एक बार रिवीजन हो गया डबल फर्टिलाइजेशन का। यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन इन द एंजियोस्पर्म इज फ्यूजन ऑफ मेल विथ। अब ट्रिपल फ्यूजन जो होता है, मैंने आपको बताया ना 2 पोलर न्यूक्लाई होते हैं और एक मेल गैमेट आपका जाकर के चिपकता है ना, इसे हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो जो ट्रिपल फ्यूजन होता है उसमें किसे फ्यूज़ करता है बोला, तो 2 पोलर न्यूक्लाई से जाकर के फ्यूज़ करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज डिप्लॉयड एंड ट्रिप्लॉयड रिस्पेक्टिवली। डिप्लॉयड कौन से हैं और ट्रिप्लॉयड कौन से हैं? तो डिप्लॉयड क्या होंगे? जिनकी प्लॉयडी 2n होगी, और वैसे ट्रिप्लॉयड क्या होंगे? जिनकी प्लॉयडी जो होगी वो 3n होगी। और हैप्लॉयड क्या होंगे? जिनकी प्लॉयडी जो होगी वो n होगी। तो बताओ डिप्लॉयड कौन होगा? तो जाइगोट जो होगा वो आपका डिप्लॉयड होगा, क्योंकि एक एक्सेल है एक मेल गैमेट है, दोनों मिलकर के 2n बन गए, दोनों n थे, अब दोनों मिलकर के क्या बन गए? 2n बन गए। लेकिन जो एंडोस्पर्म है वो ट्रिप्लॉयड कैसे हो गया? देखो आपके पास क्या थे? 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, दोनों की प्लॉयडी n और n, एक मेल गैमेट आकर के मिला जो भी आपका क्या था? n था, तो तीनों मिलकर के कैसे बन गए? आपके ट्रिप्लॉयड बन गए, दैट इज द 3n बन गए। ठीक है, आगे देखो, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टडी कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। टेप्टम नरिशेज द डेवलपिंग पोलन ग्रेन,
जी बिल्कुल सही बात है कि हाँ करता है वो डेवलपमेंट। हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल। तो जो हाइलम होता है वो आपका जंक्शन को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल। इन एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइसेंट एंड द वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय वाटर। जी नहीं, भले ही इनके नाम में वाटर है लेकिन इनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होता। वाटर हाइसेंट जो होता है वो इंसेक्ट के थ्रू करता है, वाटर लिली जो होता है मे बी वाटर के मीन्स विंड के थ्रू करता है मे बी, ठीक है, वाटर लिली, लेकिन वाटर के थ्रू ये दोनों ही नहीं करते हैं, ठीक है। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज ट्रिप्लॉइड। तो हमारा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है जिसको आप बोलते हैं पेन, वो ट्रिप्लॉइड होता है, 3N होता है। जी बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट कि 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट एंड 3rd इज इनकरेक्ट, क्योंकि वाटर हाइसेंट और जो हमारे वाटर लिली होते हैं ये आपका वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं शो करते हैं। इन एन एंडोस्पर्म सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म कंटेन 24 क्रोमोसोम्स, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच रूट विल बी। तो क्या है कि आपका एक एंडोस्पर्म है, ठीक है, उसमें कितने 24 क्रोमोसोम हैं। तो आपको बताना है कि हर एक सेल ऑफ द रूट टिप में आपके कितने क्रोमोसोम्स होंगे। तो आपके 16 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। आगे बढ़ेंगे। द सेल्स ऑफ द एंजियोस्पर्म हैज 24 क्रोमोसोम, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन अ गैमीट। तो गैमीट में कितने क्रोमोसोम होंगे आपके 8 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब हम अपने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म नॉर्मली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड अर्लियर देन द जाइगोट। तो आपका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो आपका पहले डिवाइड करता है देन द जाइगोट। ऐसा क्यों होता है, ताकि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो हमारे डेवलपिंग जाइगोट या फिर डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करे, इसलिए हमारा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है ये आपका पहले फॉर्म हो जाता है या फिर पहले डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टेक प्लेस आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद आपके कौन से इवेंट्स होंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है, द PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो किस में डेवलप होता है, आपका एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे फिगर्स आपको गिवन हुए हैं, तो आपको फिगर्स बताना है कि क्या यहाँ पर हो रहा है। तो एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताना है आपको। तो यहाँ पर देखो एक न्यूक्लियस था, फिर इतने सारे न्यूक्लियस डिवाइड हुए, यहाँ पर फिर बहुत सारे न्यूक्लियस। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म रिप्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके सिर्फ न्यूक्लियस का ही डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एंडोस्पर्म टाइप। तो आपको इसमें करेक्ट ऑर्डर बताना है कि एंडोस्पर्म का कौन सा टाइप है। तो फ्री न्यूक्लियर एंड सेल्यूलर। तो पहला क्या है आपका फ्री न्यूक्लियर, सिर्फ आपके न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं तो फ्री न्यूक्लियर हो गया। और दूसरा आपका क्या है, यहाँ पर सेल्यूलर है, क्योंकि यहाँ पर आपके ऐसे सेलुलर वॉल्स फॉर्म होने लग गए हैं। मिल्क ऑफ द टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट, जो आपका मिल्क होता है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पूछ रहा है आपका जो वाटर वाला पार्ट होता है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। जो हमारे बीच में एंडोस्पर्म में से बहुत सारे न्यूक्लियस है ना, दैट इज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होता है वो मिल्क ऑफ टेंडन कोकोनट, जिसको आप बोलते हैं पानी वाटर जो होता है ना कोकोनट का वो, एंड दैट इज सराउंडेड बाय अ व्हाइट कर्नल। जो हमारी मलाई वाला पार्ट होता है बोलते हैं व्हाइटिश पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं क्या, कोकोनट का जो कर्नल होता है व्हाइट वाला, उसे आप बोलते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है। क्या होता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाई भी था फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेल्यूलर आपका एंडोस्पर्म। आगे चलते हैं। ट्रू एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ। तो आपका जो ट्रू एम्ब्रियो होता है वो डेवलप होता है बाय द फ्यूजन ऑफ एक आपका जो होता है एक्सेल, जब आपका एक मेल गैमेट से जाकर के फ्यूज़ करता है तो हमारा क्या होता है ट्रू एम्ब्रियो, मतलब या फिर रिजल्ट इन द फ्यूजन, ट्रू एम्ब्रियो डेवलपमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन। तो हमारे यहाँ पर फ्यूज़ होता है और हमारा ट्रूली यहाँ पर क्या होता है आपका फॉर्म होता है क्या, एक आपका एम्ब्रियो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगेन आपका आइडेंटिफाई करने को आ गए हैं फिगर्स। तो फिगर्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, ABC बताइए क्या क्या है। तो ए क्या है आपका प्लिम्यूल, ठीक है, जो आपका स्टेम टिप बनाएगा, ठीक है। ये क्या है आपके कॉटिलिडॉन्स है, और जो ये सी वाला पोर्शन है ये क्या है आपके रेडिकल्स हैं। और दिस इज द डायग्राम ऑफ अ ट्रिपिकल डाइकॉट। किसका डायग्राम दे रखा है आपको, डाइकॉट का दे रखा है, ठीक है। और ये वाला जो है रेडिकल है, यही हमारा रूट टिप बनाएगा, ये वाला हमारा प्लिम्यूल है जो हमारा शूट टिप बनाएगा, और ये हमारे क्या है कॉटिलिडॉन्स हैं, ठीक है। तो वही प्लिम्यूल्स, कॉटिलिडॉन्स और रेडिकल, प्लिम्यूल्स स्टेम टिप और रेडिकल रूट टिप। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, आपको अगेन ABCD बताना है। तो ये हमारा जो दे रखा है ये आपको एम्ब्रियो ऑफ ग्रासेस मतलब मोनोकॉट का दे रखा है, ठीक है। ऊपर जो मैं देखा वो डाइकॉट्स का था, नीचे हमें मोनोकॉट्स का दे रखा है। तो ABC देखो, ए क्या दिखा रहा है आपका स्क्यूटेलम, ठीक है। तो मोनोकॉट में जो कॉटिलिडॉन होता है हम उसको स्क्यूटेलम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है आपका कॉलियोप्टाइल, और ये वाला जो नीचे हमारा क्या है कॉलियोराइजा, ठीक है। नीचे वाला कॉलियोराइजा, ये वाला हमारा कॉलियोप्टाइल, और ये हमारा क्या है आपका शूट एपेक्स, ठीक है। तो ये वाला स्क्यूटेलम, ये वाला कॉलियोप्टाइल और ये वाला आपका कॉलियोराइजा, ठीक है। ओके, तो स्क्यूटेलम, कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा, और जो मैं शूट एपेक्स बोल रही हूँ ये यहाँ पर वाला पार्ट जो होता है वो शूट एपेक्स होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब बताना है इसमें से इनकरेक्ट क्या है। इन द लेग्यूम फैमिली द कॉटिलिडॉन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम,
तो बोल रहा है कि इन जो हमारी जो लेग्यूम वाली फैमिली होती है उसमें हम कॉटिलेडॉन को क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा बोल रहे हैं, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, तो ये सही है। एपिकोटाइल टर्मिनेट इनटू प्लीम्यूल्स और द स्टेम टिप, तो एपिकोटाइल जो होती है वो हमारा प्लीम्यूल जो फिर हमारा स्टेम टिप बनाती है, और जो हमारे रूट टिप होती है दैट इज कवर्ड बाय रूट कैप इन डाइकॉट, डाइकॉट में कवर होती है बाय रूट कैप। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन प्लीम्यूल एंड द कॉटिलेडॉन इज कॉल्ड, तो अब जो हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस के बीच में प्लीम्यूल और जो हमारे कॉटिलेडॉन्स होता है उसके बीच का जो पोर्शन होता है उसे क्या बोलते हैं आप, एपिकोटाइल बोलते हो, क्या बोलते हो, एपिकोटाइल बोलते हो, ठीक है। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द डाइकॉट एम्ब्रियो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो इज फॉलोड बाय द ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ठीक है। ट्रू बताना है आपको कि डाइकॉट में क्या होता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो इज फॉलोड बाय ग्लोबुलर एम्ब्रियो बोल रहा है, लेकिन ऐसा ना होकर के सबसे पहले आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियो होता है, देन वो आपका हार्ट शेप एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, फिर जाके हमारा मैच्योर एम्ब्रियो फॉर्म होता है, ठीक है। तो पहले हमारे यहाँ पर ग्लोबुलर एम्ब्रियो इज फॉलोड बाय हार्ट शेप एम्ब्रियो, ठीक है। पहले आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियो इज फॉलोड बाय हार्ट शेप एम्ब्रियो होना चाहिए था। नेक्स्ट देखो, द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द कॉटिलेडॉन इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल, तो मैंने आपको बताया था जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट है आप बोलते हैं एपिकोटाइल और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल जो होगा वो आपका प्लीम्यूल और शूट टिप बनाएगा, और जो हमारा हाइपोकोटाइल होगा ये हमारा रूट टिप या फिर रेडिकल आपका फॉर्म करेगा। नेक्स्ट, मोनोकॉट सीड पजेस सिंगल कॉटिलेडॉन रिप्रेजेंटेड बाय स्क्यूटेलम, तो हाँ मोनोकॉट सीड जो होती है उनमें सिंगल कॉटिलेडॉन होता है जिसको आपका स्क्यूटेलम रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर, एंड ऑप्शन नंबर 1 क्यों गलत हो गया मैंने बता ही दिया, पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो आता है देन आपका हार्ट शेप एम्ब्रियो आता है, ठीक है। तो इसके लिए देखो मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता ही है, तो आप याद करना PGHM, ठीक है। हम PG में रह के HM करेंगे, PG में रह के HM मतलब क्या होगा, P मतलब हो गया आपका प्रो एम्ब्रियो, है ना। P से क्या हो गया आपका प्रो एम्ब्रियो हो गया, G से आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियो हो गया, H से आपका हार्ट शेप एम्ब्रियो हो गया, और M से मैच्योर एम्ब्रियो हो गया। तो इसको आप ऐसे भी रन कर सकते हो PGHM, ठीक है। प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो एंड देन योर मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। उसके बाद देखो, इन एल्ब्यूमिनस सीड फूड इज स्टोर्ड इन डैश एंड इन नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इट इज स्टोर्ड इन डैश, तो जो हमारी एल्ब्यूमिनस सीड होती है उसमें हमारा जो फूड स्टोर होता है वो होता है आपका एंडोस्पर्म में, और नॉन एल्ब्यूमिनस होती है जिनमें आपका जो फूड स्टोर होता है वो होता है कॉटिलेडॉन्स में। अब डैश इज नॉट अ एंडोस्पर्मिक सीड, तो आपको जितने भी हमारे एंडोस्पर्मिक, एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक जितने भी हमारे हैं इनके सबके एग्जाम्पल लर्न करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि डैश इज नॉट एन एंडोस्पर्मिक सीड, इसमें से कौन सी एंडोस्पर्मिक नहीं है, ठीक है। तो पी कैस्टर, मेज, वीट, तो पी इज द आंसर की जो आपकी एंडोस्पर्मिक नहीं होती है, ठीक है, मीन्स नॉन एंडोस्पर्मिक होगी। एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन, एंडोस्पर्म कम्प्लीटली कौन कंज्यूम कर लेता है आपके, जैसे कि पी एंड ग्राउंडनट इसका एग्जांपल है। एंडोस्पर्मिक सीड इज फाउंड इन, एंडोस्पर्मिक सीड आपको कहाँ मिलेगी, कैस्टर में मिलेगी, बेज में, बाले में, और ऑल ऑफ दिस द आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्लांट पजेस एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट, इनके रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि कितने प्लांट इसमें से आपके एल्ब्यूमिनस हैं और कितने आपके नॉन एल्ब्यूमिनस हैं। तो देखो, वीट, बाले, पी, बीन्स, राइस, ग्राउंडनट, मेज, कोकोनट और कैस्टर और कोकोनट, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एल्ब्यूमिनस सीड कौन कौन सी है इनमें, ठीक है। तो एल्ब्यूमिनस क्या होती है, जिनमें आपका एंडोस्पर्म जो होता है वो आपका परसिस्ट करता है। तो जो वीट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, तो आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में जो भी हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है उनको बताना है। ओवरी डेवलप्स इनटू पेरिकार्प, तो ओवरी जो होता है वो हमारा पेरिकार्प में डेवलप हो जाता है। फ्रूट डेवलप्स इनटू ओव्यूल, जो आपका फ्रूट होता है वो डेवलप होता है किससे, ओव्यूल से। क्या ये सही बात है कि फ्रूट जो होता है वो डेवलप होता है ओव्यूल से, नहीं, फ्रूट किससे बनता है आपका, ओवरी से बनता है, ठीक है। फ्रूट कहाँ से फॉर्म होता है आपका, ओवरी से। द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस, ट्रिपल न्यूक्लियस डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म, हाँ जो हमारा ट्रिपल न्यूक्लियस फिर वो आपका एंडोस्पर्म, दैट इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो हमारा एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सारे के सारे सही है, बस यहाँ पर ओव्यूल की जगह ओवरी होना चाहिए था, तो ये भी सही हो जाता। आगे देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली ओवरी कॉन्ट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन, तो इसमें बताना आपको कि ओवरी बनाएगा फ्रूट सिर्फ। तो एप्पल में तो फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल है, स्ट्रॉबेरी भी फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल है, और कैशू भी आपका फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल है, तो नन ऑफ दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो ये तीनों ही हमारे फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल हैं, ये भी हमें अच्छे से लर्न होना चाहिए। एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर सीड लिखा होता है तो फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें देखेंगे। बनाना इज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर बनाना, हाँ बनाना इज द एग्जांपल ऑफ पार्थिनोकार्पी, दोनों सही है। प्लांट हार्मोन आर यूज टू इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन द डिफरेंट प्लांट, ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारे एनसीईआरटी के हैं और बिल्कुल सही है। कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा आर द प्रोटेक्टिव शीट लेबल्ड एज पार्ट डैश एंड डैश
रिस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है कि इसमें आपका जो कॉलियोप्टाइल है, पहला बताना है कॉलियोप्टाइल, दूसरा बताना है कॉलियोराइजा। ओके, तो कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा कहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है? तो जो हमारा आपका पी वाला पार्ट है ये आपका कॉलियोप्टाइल रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो क्यू वाला पार्ट है ये हमारा कॉलियोराइजा रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल्ड एज A, B, C and D इन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको बताना है कि ये हमारे जो फिगर दे रखे हैं ये क्या क्या हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो जो ये ए दिखाया है ये क्या हमारा सीड कोट है। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम है, अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो आपको फिगर 1.15 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, जो हमारा ये बी वाला पोर्शन है ये आपका है एंडोस्पर्म, सी वाला जो पोर्शन है ये हमारा कॉटिलिडॉन है, और जो हमारा डी वाला पोर्शन है ये हमारा हाइपोकॉटाइल रूट एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है सीड कोट, एंडोस्पर्म और कॉटिलिडॉन, फिर हाइपोकॉटाइल, तो यही हमारा है। उसके बाद आपको अगेन लेबलिंग है, वही हमारा 1.15 फिगर देखना है एनसीईआरटी का पेज नंबर 21, वहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारा पी वाला पोर्शन है ये दिखा रहा है आपका थैलेमस को, क्यू वाला पोर्शन हमारा दिखा रहा है सीड को, और फिर ये है हमारा एंडोस्पर्म एंड दिस इज द मीजोकार्प, और ये किसको शो कर रहा है? आपका फर्स्ट फ्रूट दिखा रहा है, दैट इज़ द एप्पल का डायग्राम ये हमारा दिखाया है। ठीक है, तो उसके बगल में हमारा स्ट्रॉबेरी का भी है, तो वो भी आप देख लेना। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये वाला थैलेमस, ये वाला क्यू जो है वो सीड दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका एंडोकार्प, और ये दिखा रहा है आपका मीजोकार्प। ठीक है, थैलेमस, सीड, एंडोकार्प, मीजोकार्प। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन सी है। द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो। तो हार्ड सीड कोट जो होती है वो एम्ब्रियो को हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जी बिल्कुल सही बात है। मोस्ट फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी आर कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट। नो, दे आर नोन एज ट्रू फ्रूट। ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। सीड हैव पुअर एडाप्टिव स्ट्रेटेजी फॉर द डिस्पर्जल जनरली। नो 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 नो, उनकी क्या होती है? बहुत ही अच्छी आपकी एडाप्टिव कैपेबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, पुअर नहीं, सीड हैव गुड एडाप्टिव स्ट्रेटेजीज फॉर द डिस्पर्जल ऑफ द सीड। सीड प्रोवाइड पॉसिबिलिटीज़ फॉर द न्यू जनरेशन कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट। तो सीड से ही क्या है कि हम पॉसिबल है कि हम नए जेनेटिक टाइप ऑफ प्लांट लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 जो है वो आपके बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा देखते हैं 110 क्वेश्चन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरी ओल्ड वाइएबल सीड excavated from the Arctic tundra. The seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy. It is, बताओ कौन सी है? Lupinus articus. ठीक है, नेक्स्ट एपोमिक्सिस, दैट इज द 1.15 हमारा टॉपिक आ गया। ठीक है, एंड ये हमारा क्या है? लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एपोमिक्सिस इन द प्लांट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन और गैमीट फ्यूजन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सीड generate new genetic combination leading to variation but not always as seen in। तो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन होंगे लेकिन लीड टू वेरिएशन बट नॉट ऑलवेज एज सीन इन एपोमिक्टिव फ्रूट। पॉलीएम्ब्रियोनी कॉमनली अकर इन। पॉलीएम्ब्रियोनी किस में देखने को मिलेगी? कि इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे हमारे जो ओवरीज हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऐसे करके, तो वो आपको देखने को मिलेगा सिट्रस में। ठीक है, बहुत सारे उसके अंदर ऐसे सीड्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो इसलिए हम उसे बोल देते हैं कि पॉलीएम्ब्रियोनी इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अक्रेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो इन अ सीड। जब आपके किसी सीड में क्या है, आपके बहुत सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट हैं, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी, जो हमें सिट्रस एंड मैंगो हमारी एनसीईआरटी में इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए। इन द केस ऑफ द पॉलीएम्ब्रियोनी इन एन एम्ब्रियो डेवलपमेंट फ्रॉम द सिनर्जिड्स एंड अनदर फ्रॉम द न्यूसिलस देन द सिनर्जिड एम्ब्रियो इज। तो बताना है आपको जो हमारा सिनर्जिड का जो एम्ब्रियो होगा वो कैसा होगा? आपका हेप्लॉइड होगा, और न्यूसिलस एम्ब्रियो जो होगा वो कैसा होगा? आपका डिप्लॉइड होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। Read the following statement and choose the correct option. The phenomena of having more than 1 embryo in each ovule is called as polyembryony. बिल्कुल सही बात। In citrus, polyembryony occur due to division of nuclear division. तो ये भी सही बात है, दोनों ही हमारे स्टेटमेंट हो जाते हैं आपके करेक्ट। ठीक है, तो हमारे जितने भी टॉपिक वाइज हम MCQs पॉसिबल थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आप इस चैप्टर का पहले अच्छे से NCERT के थ्रू रिविज़न कीजिए, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को लगा लीजिए, एंड आई एम श्योर कि आपको 100% क्लियरिटी आ जाएगी इस चैप्टर की, और कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरी NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज़ देख सकते हैं इस चैप्टर की, मैंने पूरी कंप्लीट करवा रखी है इसी चैनल पे। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है, कुछ हमारे मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, आप चाहें तो उन्हें भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो जितने भी हमारे मैच द टाइप क्वेश्चंस, मैचिंग टाइप क्वेश्चंस होंगे वो आपके यहाँ पर हम शो कर देते हैं, आप चाहें तो इनको अच्छे से पढ़ के आंसर कीजिए। ठीक है, लेकिन टॉपिक वाइज जितने भी हमारे पॉसिबल क्वेश्चंस थे हमने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।
और फॉर मोर वीडियोस स्टे ट्यून्ड। ठीक है, तो जितने भी हमारे मैच द फॉलोइंग पॉसिबल हो सकते हैं वो भी हमने यहाँ पे आपको दे दिए हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं उसी के चारों तरफ के ये अगर वो आपको अच्छे से आ गए हैं तो इनमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सारे वही हैं कि हमने जो जो पढ़ लिया है वही है, तो फिर ये हमारा हो जाता है कंप्लीट आज के लिए। ठीक है, तो फिर अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। जितने क्वेश्चन हमने इस वीडियो में करे हैं उनको अच्छे से आप एकदम गो थ्रू कीजिए, 1-2 बार उनको पढ़ते जाइए, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपके 100% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ओके, थैंक यू।